आज हम बात करेंगे 1971 की भारत पाकिस्तान वॉर की और भारत ने कैसे पूर्वी पाकिस्तान, जिसको हम आज के समय में बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसको कैसे आज़ाद कराया। जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान दो भागों में बंट गया था। आप मैप में देख रहे होंगे, मैप में लेफ़्ट साइड में वेस्ट पाकिस्तान और मैप के राइट साइड में ईस्ट पाकिस्तान। दोनों वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान के बीच में इंडिया की टेरिटरी है। पाकिस्तान का जो नया देश बना उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में रहती है, लेकिन सारे पावरफुल पोजीशन वेस्ट पाकिस्तान के पास ज़्यादा थे। पाकिस्तान में पहली बार 1971 में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव करवाए जाते हैं। ये चुनाव पाकिस्तान के राष्ट्रपति और सैनिक शासन के मुख्य जनरल याहिया खान द्वारा करवाए जाते हैं। चुनाव में मुख्य दो पार्टियां आमने सामने रहती हैं। उसमें से एक वेस्ट पाकिस्तान की जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान की शेख मुजीब की अवामी लीग की पार्टी। दोस्तों, यहाँ ध्यान देने की बात है कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग, वहाँ के पॉलिटिशियन, वहाँ की आर्मी, वहाँ के लोग ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को बड़े ही हीन भावना से देखते थे और अपने से निचले दर्जे का मानते थे। ईस्ट पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग, वहाँ की 52% जनसंख्या बांग्ला में बात करती थी। जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मोहम्मद अली जिन्ना ने एक भाषण में कहा कि पाकिस्तान की केवल एक ही भाषा होगी, वो है उर्दू। ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को उर्दू बोलने के लिए मजबूर किया जाता था और वहाँ के सारे सरकारी काम को उर्दू में किए जाने का दबाव डालने लगे। दोस्तों, इन्हीं सारी बातों को मुद्दा बनाकर और चूँकि ईस्ट पाकिस्तान की जनसंख्या भी वेस्ट पाकिस्तान से ज़्यादा रहती है, इसलिए शेख मुजीब की ईस्ट पाकिस्तान की पार्टी अवामी लीग ने भारी मतों से जीत हासिल की। इस इलेक्शन के बाद पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस कर दिया जाता है और गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहते हैं। इनके द्वारा इलेक्शन के नतीजों को भी रद्द कर दिया जाता है। अवामी लीग के नेता शेख मुजीब उर रहमान, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर जीत हासिल की, उनका वेस्ट पाकिस्तान ने विरोध किया और प्रधानमंत्री पद की शपथ नहीं दिलाई। शेख मुजीब जब ये देखते हैं कि इलेक्शन जीतने के बाद भी उन्हें प्रधानमंत्री के पद पर शपथ नहीं दिलाई गई, तो वो एक भाषण देते हैं और कहते हैं कि अब हम इस ईस्ट पाकिस्तान को अलग देश बनाएंगे, जिसका नाम होगा बांग्लादेश। इस भाषण की वजह से पाकिस्तान की आर्मी ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया और वेस्ट पाकिस्तान ले जाकर इन्हें जेल में बंद कर दिया। ये सब देखने के बाद ईस्ट पाकिस्तान के लोगों ने विरोध करना चालू कर दिया कि मुजीब उर रहमान को रिहा किया जाए और उन्हें पूरे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनाया जाए। इस विरोध को पाकिस्तानी सेना ने ताकत के बल पर कुचलने का फैसला किया। हवाई जहाज़ और समंदर के रास्ते सेना की टुकड़ियों को ईस्ट पाकिस्तान भेजा जाने लगा। 25 से 26 मार्च की रात को सेना ने ढाका यूनिवर्सिटी पर घातक हमला किया, क्योंकि वहाँ के छात्र को अवामी लीग का कट्टर समर्थक माना जाता था। वो दर्जनों टैंकों के साथ कैंपस में घुस गया और छात्रावासों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी गई। छात्रों को वहाँ से बाहर निकालकर तोपों से भून दिया गया। उनकी लाशों के ऊपर तोपों के पहिए चढ़ा दिए गए और उनकी लाशों को वहीं कैंपस में ही गाड़ दिया गया। पाकिस्तानी सेना अब बगावत की किसी भी आवाज़ को दबाने में जुट गई। लाखों औरतों और लड़कियों का बलात्कार किया गया और लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। ये सब देखते हुए वहाँ के लोगों ने बहुत ही बड़े पैमाने पर भारत की ओर पलायन करना शुरू कर दिया। अप्रैल 1971 के आखिरी तक करीब 5 लाख शरणार्थी भारत में दाखिल हो चुके थे। मई तक उनकी तादाद 35 लाख हो गई थी और अगस्त आते आते उनकी संख्या बढ़कर 80 लाख के करीब पहुंच गई थी। सभी तो नहीं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर हिंदू थे। भारतीय सीमा में पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मेघालय में शरणार्थी शिविरों में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई थी। तो
को शुरू में तो सरकार ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी, जिसमें शरणार्थियों को देश में आने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन इतने सारे शरणार्थियों के लिए शरणार्थी शिविरों की कमी होने लगी। इस शरणार्थी समस्या से निपटने के लिए इंदिरा गांधी जानती थी कि जब तक पूर्वी पाकिस्तान में शांति नहीं होगी, तब तक पूर्वी पाकिस्तान से पलायन होता रहेगा। इंदिरा गांधी ने सोच लिया था कि वो पूर्वी पाकिस्तान में अपनी सेना भेजकर पूर्वी पाकिस्तान को आज़ादी दिलाएंगी और एक नया देश बांग्लादेश बनाएंगी। इसके लिए इंदिरा गांधी ने सेना प्रमुख मानिक शाह से बात की और कहा कि आप पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कीजिए, हम अपने पड़ोसी देश की मदद करेंगे। तो उस वक्त सेना प्रमुख मानिक शाह ने हमला करने से साफ मना कर दिया, क्योंकि दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है कि उस समय अप्रैल का महीना चल रहा था। अप्रैल के महीने में चूँकि उत्तरी सीमा के तरफ मौसम साफ रहता है और हिमालय के पहाड़ों पर भी बर्फ़ नहीं रहते, जिससे चीन आसानी से पाकिस्तान को सहायता पहुंचाकर युद्ध जीत लेता। मानिक शाह ने कहा कि हम पाकिस्तान पर हमला नवंबर की माह में करेंगे। उस समय हिमालय की चोटियां बर्फ़ से ढकी होंगी, जिससे चीन का पाकिस्तान को सहायता पहुंचाना असंभव हो जाएगा। तब तक के लिए भारतीय सेना प्रमुख ने योजना बनाई कि हम नवंबर माह तक मुक्ति वाहिनी को गुरिल्ला वॉरफेयर की ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों, यहाँ मुक्ति वाहिनी के बारे में जानना ज़रूरी है। मुक्ति वाहिनी ईस्ट पाकिस्तान की बंगाली प्रोटेस्टर की आर्मी थी, जो ईस्ट पाकिस्तान को आज़ादी दिलाकर बांग्लादेश बनाना चाह रही थी। दोस्तों, इसी बीच भारत ने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। भारत जब जान गया कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ है, तो भारत ने दूसरी महाशक्ति रूस के साथ 9 अगस्त 1971 को शांति, मित्रता और सहयोग की संधि कर ली। रूस अब भारत के पीछे पूरा सहयोग करने को तैयार हो गया था। प्रधानमंत्री ने सितंबर के आखिरी सप्ताह में कई पश्चिमी देशों का दौरा किया और आखिर में वॉशिंगटन गई। हर एक जगह उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के विकराल होते संकट को दुनिया को बताया। नवंबर में अपनी अमेरिका के यात्रा के दौरान श्रीमती गांधी राष्ट्रपति निक्सन से मिली और पूर्वी पाकिस्तान का हाल बताया। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने कहा कि अगर भारत सैन्य कार्रवाई करता है तो इसके नतीजे बहुत ही खतरनाक होंगे। इसके जवाब में श्रीमती गांधी ने कहा, भारत नहीं बल्कि पाकिस्तान के तरफ से ही युद्ध छेड़ने की धमकी दी जा रही है। इंदिरा गांधी ये सोच ही रही थी कि पूर्वी पाकिस्तान पर हमला कैसे किया जाए कि उसी बीच 3 दिसंबर की दोपहर को पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने भारत के पश्चिमी सीमा से लगी हवाई पट्टियों पर हमला कर दिया। पाकिस्तान के इस फैसले से भारत को बहाना मिल जाता है कि पहले हमला भारत ने नहीं पाकिस्तान ने किया है, और भारत यही चाह रहा था कि हम कैसे पूर्वी पाकिस्तान में घुसें और पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराएं। भारत की ज़्यादातर फ़ौज पूर्वी पाकिस्तान की तरफ तैनात थी। उत्तर पश्चिम की तरफ बहुत ही कम फ़ौज तैनात थी। पाकिस्तान को इसकी भनक लग गई कि पश्चिम की तरफ बहुत ही कम सेना है, और राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में एक जगह आता है लौंगेवाला। उस जगह में सिर्फ भारत के 120 सैनिक तैनात थे। पाकिस्तानी फ़ौज लोंगेवाला में युद्ध छेड़ देती है। पाकिस्तानी फ़ौज हज़ारों की संख्या और टैंकों के साथ लोंगेवाले में घुसने के लिए आगे बढ़ती है। पाकिस्तान की भारी सेना को देखकर इधर भारत की 120 सेना को पीछे हट जाने का आदेश मिल जाता है। भारतीय सैनिक पीछे हटने से मना कर देती है और युद्ध के लिए तैयारी बनाती है। भारतीय सैनिकों ने 3 माइल्स को रेगिस्तान में सबसे आगे लगा दिया और खाना खाने वाली टिफ़िन को उन्होंने पूरे रेगिस्तान में बिछा दिया, जिससे क्या होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज जब आगे बढ़ती है तो जो 3 माइन सबसे आगे लगी थी, इसने पाकिस्तानी टैंकों को उड़ा दिया, जिससे उन्हें लगा कि पूरे रेगिस्तान में माइन्स बिछे हुए हैं। पाकिस्तानी सैनिक को सारे टिफ़िन निकालने में रात के 3 बज गए। हमारे भारतीय मेजर कुलदीप सिंह ये जानते थे कि अगर हमने रात भर पाकिस्तानी सैनिकों को रोक लिया तो सुबह एयरफोर्स ये लड़ाई संभाल लेगी। इसके बाद कुलदीप सिंह ने अपने 120 सैनिकों को आदेश दिया कि दूर दूर तक फैल जाओ और हमला करो। सैनिकों ने पाकिस्तानी फ़ौजियों को रोक कर रखा और सुबह हो गई, और सुबह एयरफोर्स ने कमान संभाली और पाकिस्तानियों को पीछे हटना पड़ा।
समंदर के रास्ते भारतीय नौसेना कराची की तरफ बढ़ने लगी। कराची में भयंकर युद्ध किया। पश्चिमी सीमा पर लड़ाई छिड़ने से भारत को पूर्वी सीमा पर मोर्चा खोलने का सटीक बहाना मिल गया। भारतीय सैनिक टुकड़ियां और टैंकों के दस्ते सरहद पार कर पूर्वी पाकिस्तान में घुस गए और दोनों देशों के बीच चल रहा युद्ध एक खुली जंग में तब्दील हो गया। दोस्तों, अब तक दिसंबर का माह आ चुका था। दिसंबर माह में हिमालय की घाटियां बर्फ़ की मोटी चादरों से ढक जाती हैं और चीनी मदद असंभव हो गया। 6 दिसंबर को भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की जगह एक नए देश को मान्यता देने के अपने पुराने इरादे का खुलेआम ऐलान कर दिया। एक सप्ताह के लड़ाई के भीतर ही भारतीय सेना ढाका के करीब पहुंच गई। शहर पर भारी गोलाबारी की गई। भारतीय सेना को थोड़ी चिंता तब हुई जब बम वर्षक से लैस अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया। दरअसल पश्चिमी पाकिस्तान बम बारूद और खाद्य सामग्री नेवी के जरिए ही पूर्वी पाकिस्तान तक पहुंचाती थे, जिसको हमारा INS विक्रांत डुबा देता था। इसीलिए इसको डुबाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद मांगी। अमेरिका ने INS विक्रांत को डुबाने के लिए अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की ओर रवाना कर दिया। भारत को अपनी रूस से की गई संधि याद आई। अब भारत ने रसिया से मदद मांगी। रसिया ने भारत की मदद के लिए परमाणु पनडुब्बी और रसिया का 40वां बेड़ा भारत की मदद के लिए भेज दिया और ये ऐलान कर दिया कि अगर अमेरिका विक्रांत पर हमला करेगा तो ये हमला हम रूस पर मानेंगे। अमेरिका रसिया का 40वां बेड़ा देखकर पीछे हट जाता है। अब भारत ने ठान लिया कि अब हम आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। भारतीय एयरफोर्स ने पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर के घर पर हमला कर दिया। उस समय गवर्नर घर पर नहीं रहते, इसलिए उनकी जान बच जाती है, लेकिन अगले ही दिन वो त्यागपत्र दे देते हैं। भारत के लेफ्टिनेंट जनरल निर्मलजीत सिंह अरोड़ा पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी से बात करते हैं और उनको 30 मिनट का समय देते हैं सरेंडर करने के लिए। इसके बाद पाकिस्तान के जनरल नियाजी ने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। शेख मुजीब उर रहमान को पश्चिमी पाकिस्तान से स्वतंत्र कराकर उन्हें पूर्वी पाकिस्तान, जो अब बांग्लादेश हो गया था, उसका प्रधानमंत्री बना दिया गया।